नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का और बात करेंगे महत्वपूर्ण खबर की, जहां संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो चुका है। विशेष सत्र के पहले दिन 75 साल के संसदीय सफर पर चर्चा हुई। 5 दिवसीय सत्र के दौरान 8 विधेयकों पर चर्चा होनी है। सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सत्र की अवधि कम है, लेकिन समय की दृष्टि से यह सत्र बहुत बड़ा है। पीएम मोदी ने स्थापित किए गए विभिन्न कीर्तिमानों के साथ देश के महत्वपूर्ण नेताओं, विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को भी याद किया। नेहरू, शास्त्री का भी उल्लेख उन्होंने किया। चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा सरदार पटेल, जयप्रकाश, लोहिया, आडवाणी जैसे महान नेताओं की भी उन्होंने यादें ताजा की। साथ ही पीएम ने कहा कि संसद क्रांति से लेकर वोट के बदले नोट तक के ऐतिहासिक अवसरों का गवाह रहा है। पीएम ने संसद द्वारा बनाए गए विभिन्न नए राज्यों का भी जिक्र किया। इस बीच पीएम मोदी रेलवे स्टेशन से संसद तक के अपने सफर का भी जिक्र करना नहीं भूले और बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर मिलता है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही है। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न कर जाए। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे और एलजी मनोज सिन्हा ने बडगाम में आधुनिक मशीनरी वाले जिला अस्पताल का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि बडगाम की लंबे समय से चली आ रही मांग आज पूरी हो चुकी है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, बडगाम के लोग अपनी मांग पूरी होने से खुश हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ये नया अस्पताल बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा।
एलजी ने संबंधित अधिकारियों को मैन पावर पर ध्यान देने के निर्देश दिए। एलजी ने कहा कि बहुत जल्द बडगाम में क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी होगी। जमीन की पहचान कर ली गई है और जल्द ही हम इसका शिलान्यास करेंगे। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बाद हमारा लक्ष्य स्मार्ट बडगाम बनाना है। हम सभी को सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं ताकि उनका अपना घर हो सके। क्या कुछ कहा एलजी ने, सुनिए। जरा सोचिए, देश आपको बेहिसाब दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। आपका पूरा जीवन इस राष्ट्र ने, इस भारत माता ने ही निर्मित किया है। लेकिन क्या हमने मुकद्दस मन में कभी हिसाब लगाया, सोचा कि इस देश का मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे इस मिट्टी का भी कर्ज चुकाना है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि सोच में बदलाव, ये समय की जरूरत है। हम एक तरफ अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से अपने कर्तव्यों के प्रति हम अनजान हो जाते हैं और तब दिक्कतें पैदा होती हैं। एक दूसरा पहलू भी इसका है, इसी आवाम से अनेक नौजवान उठकर इस देश की एकता और अखंडता के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, अपने जीवन को कुर्बान दे रहे हैं। चाहे वो मनप्रीत, आशीष, हुमायूं भट्ट, मुदस्सिर, सैफुल्लाह जैसे हमारे बेटे थे, जिन्होंने आपके अमन चैन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। और इसलिए ये सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं। और इस सोच के साथ यदि हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा, तो मुझे लगता है फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर को विकसित होने से रोक नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं घृणा की भावना कैसे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के प्रति असंतोष कैसे पैदा किया जाए, शांति में कैसे खलल डाला जाए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में कैसे रुकावट डाली जाए, मेरा निवेदन होगा कि आप इन तत्वों को पहचानिए और इनसे समाज को बचाइए। ऐसे अनेक चेहरे हैं, कई बेनकाब हो गए हैं, कई अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन चेहरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं और अब वक्त आ गया कि हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि अगर हमें भविष्य की नस्लों के लिए अस्थायी रूप से खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पूरा अमन और चैन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉफिटियर और टेरर इकोसिस्टम के एक एक व्यक्ति को पहचानना और समाज से अलग थलग करना, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का काम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर जाकर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने शहीद हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि दी। एलजी के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कोकरनाग मुठभेड़ के दौरान डीएसपी हुमायूं भट्ट ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां सरकारी मेडिकल कॉलेज डोडा के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के सभी स्टाफ अद्भुत ऐप पर अटेंडेंस नहीं देना चाहते हैं। इसके चलते वो पूरे जीएमसी डोडा में हड़ताल पर चले गए हैं। मरीजों को दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। ओपीडी ब्लॉक सुबह से ही बंद है और लोग परेशान हैं। अस्पताल में अपना इलाज कराने लोग पहुंचे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दरअसल अद्भुत ऐप पर वो अपनी अटेंडेंस नहीं देना चाहते, जिस वजह से उनके अंदर नाराजगी है। और इसी के मद्देनजर गवर्नमेंट कॉलेज डोडा के सभी स्टाफ हड़ताल पर चले गए हैं। जीएमसी डोडा में इस वक्त हड़ताल है कर्मचारियों की, जिस वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। ओपीडी ब्लॉक सुबह से ही बंद है। 6-7 बजे से लेकर के मेरा पहला नंबर लगे ताकि मेरी मैडम का इलाज हो सके। फिर मैंने डीसी साहब को भी कॉल की, डीसी साहब ने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया, उन्होंने लिखा कि मैं अभी ओपन करवाता हूं। लेकिन पेशेंट इतने दरबदर हैं सर। एक लेडी रो रही थी, उसका बच्चा बिल्कुल इमरजेंसी के काबिल था, वो इमरजेंसी में चली गई, लेकिन उसकी कोई पूछ नहीं हुई। सर, दिस इज द टोटली फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर डोडा। क्या मुश्किल? हमने नाक ऑपरेशन था, आज एडमिट होना था, है नहीं कुछ। तो क्या बोल रहे हैं?
एडमिट होना था ना, डॉक्टर तो छुट्टी है, हड़ताल है, तनख्वाह नहीं मिलती इनको, तनख्वाह इनको नहीं होनी चाहिए। करोड़ों रुपये आता है, कहाँ जाता है, इनको है ही नहीं तनख्वाह। इनके लिए भी सोचो कुछ, तो गवर्नमेंट करे कुछ ना कुछ। कितना सफर करना पड़ रहा है आपको? हमें जनाब 100 रुपये लग जाता है। क्या मुश्किल आ रही है? व्यवहार कुछ नहीं, बंद है सब कुछ। कितना टाइम आपको यहाँ पर? सुबह से आए, बंद है इस वक्त, 11 बज गए, कुछ नहीं। हम भद्रवा से यहाँ आए, अस्पताल में हमारी बच्ची बीमार है इसलिए आए, लेकिन ये तो बंद है यहाँ पर। डॉक्टर बोलते पर्चे लाओ, कहाँ से लाए? वजह क्या, कोई आया है? कोई नहीं आया यहाँ तो। अब क्या चाहते हैं? हाँ, हम चाहते हैं भाई पर्ची मिले, हमें बच्ची का इलाज कराए। कितने टाइम से आप खड़े हुए? मुझे 1 घंटा हुआ यहाँ खड़े हुए। आरा से क्या वजह कि यहाँ पे ओपीडी शुरू नहीं हो रही? पता नहीं सर क्या वजह है, यहाँ बंद है, हड़ताल है, हमें कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही, क्या वजह है तो पता भी नहीं। हम सुबह 9 बजे पहुँचे यहाँ पर, 500 रुपये किराया भरकर। तो कितना टाइम आपको यहाँ पर खड़ा? हम 9 बजे आए हैं यहाँ से। तो ये बंद है ओपीडी? 9 बजे से कोई आया नहीं यहाँ। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना है समझो, इसलिए आए थे हम जल्दी फारग हो जाएंगे तो जल्दी वापस जाएंगे। गुंदों से यहाँ 9 बजे आना कोई नज़दीक की बात नहीं, ये तकरीबन 75-80 किलोमीटर यहाँ से गुंदो है। तो 9 बजे यहाँ पहुँचे, 75 किलोमीटर सफ़र करके, ऊपर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर हम ऊपर धार में रहते हैं। धार से हम आए तकरीबन 4-5 किलोमीटर सफ़र करके, समझो 5 बजे हम घर से निकले हैं। तो यहाँ 9 बजे पहुँचे हैं, यहाँ कोई है ही नहीं अभी। तो पेशेंट जो है वो बिल्कुल। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए होने वाले शाही स्नान के लिए छड़ी यात्रा का शुभारंभ दशनाम अखाड़ा से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, महंत यतेंद्र गिरी ने की अगुवाई। हमीरपुर जिला के टोडी देवी में पीलिया रोग से ग्रसित वृक्षक की मौत मामले की जांच होगी। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी भी गठित कर दी है। धर्मशाला के मकलोडगंज में नाले में बहने से पंजाब के एक सैलानी की मौत। इस हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सामने आया है। मृतक की पहचान अमित कुमार के तौर पर हुई है। वो अपने 4 साथियों के साथ वाटरफॉल के नाले में नहाने गया था। ऊना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गगरेट में नशे के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस भी हरकत। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे, जहां हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष जहां भारी बारिश से हिमाचल में आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, वहीं कांग्रेस सरकार की मदद न मिलने को लेकर खबर है। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां अब से कुछ ही देर पहले हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। माना यह जा रहा है कि इस बार का मानसून सत्र हंगामेदार रह सकता है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर सीएम सुक्खू इस में प्रस्ताव भी ला सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर शोक प्रस्ताव विधानसभा के इस पहले दिन लाया गया। सीएम ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा है। सदन ने पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर शोक प्रकट किया है। वहीं सीएम ने इस पर कहा है कि इस आपदा में प्रदेश में 441 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और सीएम ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति सदन में अपना शोक प्रकट किया, श्रद्धांजलि दी। तो आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पूर्व विधायक खूबराम के निधन पर सदन में शोक जताया। और राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और शोक प्रस्ताव के साथ सदन की शुरुआत हुई है। क्या कुछ जानकारी अंदर से निकल कर आई है, राजेंद्र?
जैस्मिन, कुछ देर पहले ठीक 2 बजे हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सेशन अभी शुरू हुआ है। आज पहले दिन की कार्रवाई है और शोकोद्गार परंपरा के अनुसार सदन में रखा गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से पूर्व विधायक उनके निधन पर शोकोद्गार किया जा रहा है, खूबराम के निधन पर, और उनके द्वारा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन, विधानसभा के लिए कंट्रीब्यूशन और एमएलए कंस्टिट्यूशन, इनके लिए जो कंट्रीब्यूशन है उसको आज याद किया जाएगा। लंबे समय तक वो विधायक रहे और अपने क्षेत्र में डेवलपमेंटल काम भी उन्होंने बहुत किए, तो उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों की तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त की जाएगी और उनके परिवार को सदन की तरफ से ये श्रद्धांजलि और ये शोक संदेश भेजा जाएगा। और इसके बाद फिर अब जैसा कि विपक्ष की तरफ से रुख स्पष्ट किया गया है, नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा और इस प्रस्ताव के तहत हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान हुई मौतें और आपदा के दौरान जो प्रकृति से जो नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ है, 441 लोगों की मौत हो गई है, 12,000 से अधिक घर डैमेज हो गए हैं, पार्शियली या फुली डैमेज हम इन्हें कह सकते हैं, कच्चे मकान पक्के मकान इनमें हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बेघर हो, लेकिन इस बार की जो आपदा है इसमें 12,000 के करीब लोग बेघर हो गए हैं। उनके लिए और प्रदेश सरकार के द्वारा जो रिस्टोरेशन वर्क अभी तक चलाया गया है उसके ऊपर विपक्ष अपनी बात कहना चाहेगा और उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत विपक्ष की तरफ से सदन में आज लाया जाएगा और उम्मीद विपक्ष की तरफ से जताई जा रही है कि स्पीकर इसको अलाउ करेंगे और डिस्कशन इसके ऊपर होगी। लेकिन जैस्मिन, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये विषय आज चर्चा के लिए सदन में रखा जा रहा है। जैसा कि आज की जो कार्यवाही है, जो लिस्ट वर्क आज का जारी हुआ है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह इस विषय पे ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। इसके अलावा एक और विषय है जो भाजपा से विधायक JR कटवाल, वो उसके बाद लगा है हालांकि बिजनेस में, लेकिन दोनों हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारी आपदा के ऊपर चर्चा के लिए है। विपक्ष की तरफ से एक आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता दी गई है उसका जिक्र सरकार नहीं कर रही है, प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। वो चाहे करीब 9,000 के करीब घर जो सैंक्शन किए गए हैं केंद्र की तरफ से, उनका जिक्र नहीं हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष का कहना है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आज तक जितनी भी आपदाएं हिमाचल प्रदेश में आई उन सब के कंपैरिजन में जो इस बार की मानसून के दौरान आपदा आई, इसमें सबसे अधिक राशि केंद्र की तरफ से जारी की गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा की प्रबंधन यहां पर नहीं हो पाया, सही तरीके से समय पर लोगों को सहायता नहीं मिल पाई। और एक और बात उन्होंने कही कि अभी भी बहुत से लोग प्रदेश में हैं, बड़ी संख्या हम कह सकते हैं, जिनको अभी भी जो घोषित सरकार की तरफ से की गई है राशि वो अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में उसके ऊपर सरकार आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा जो केंद्र की तरफ से मदद की जा रही है, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और गांव की सड़कों के लिए धनराशि जारी की गई हो, या फिर नितिन गडकरी जब केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश आए थे उनकी तरफ से एक वायदा किया गया था कि जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के रोड हैं, नेशनल हाईवेज हैं और ये तमाम जो बड़ी सड़कें हैं, नेशनल लेवल की सड़कें हैं, उन सब की मेंटेनेंस और रिपेयर केंद्र की तरफ से की जाएगी। तो विपक्ष का आरोप सरकार के ऊपर ये है कि इन तमाम चीजों का जिक्र सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वहीं हिमाचल सरकार का और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये जो धनराशि केंद्र की तरफ से जारी की गई है ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा था। कुछ धनराशि समय से पहले जरूर जो मॉनसून के दौरान डिजास्टर के लिए जो एक स्पेशल पैकेज रखा जाता है जो दिसंबर में जारी होता है वो सरकार ने पहले जारी कर दिया है, केंद्र सरकार ने समय से पहले जारी किया है ताकि उसको लागू किया जा सके। उसके लिए जरूर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कोई स्पेशल ग्रांट नहीं आई है और हिमाचल प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रहे हैं कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। विपक्ष इसके ऊपर आरोप लगा रहा है कि हिमाचल सरकार अपनी नाकामियों का ठिकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए बार बार इन चीजों का
जिक्र किया जा रहा है। आज भी हिमाचल से सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। वहां पर ही उन्होंने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात कही। तो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जब हिमाचल प्रदेश आई थी, वो हिमाचल प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में गई, कुल्लू मनाली में गई, मंडी में गई, शिमला में अनेक स्थानों पर गई। तो उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। इसके अलावा कांग्रेस की जो मीटिंग तेलंगाना में हुई, बड़ी राष्ट्रीय बैठक हुई, उसमें भी प्रस्ताव पास किया गया कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। बस यही तकरार दोनों राजनीतिक दलों का है। कांग्रेस इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाना चाह रही है और भाजपा कह रही है कि जो सहायता हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, उससे बढ़कर सहायता केंद्र की तरफ से मिली है। इसलिए राष्ट्रीय आपदा से बेहतर जो हिमाचल को सहयोग प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र की तरफ से मिल सकता था, वो मिला। इसी बात का जिक्र पिछले कल भी अनुराग ठाकुर जब हिमाचल प्रदेश शिमला आए थे तो उन्होंने किया। जैस्मिन। बिल्कुल राजेंद्र, और जो एक सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने की थी, उन्होंने ये कहा है कि चर्चा की जाए जो प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर, और एक संयोजित तरीके से मिलजुल कर इस पर चर्चा हो ताकि इसका कोई हल निकाला जा सके, लोगों की मदद ज्यादा से ज्यादा की जा सके। तो राजेंद्र, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि सदन में दोनों ही पार्टियां अपनी राजनीति को अलग रखकर या राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से आपदा आई है उस विषय पर मिलकर किसी निर्णय पर पहुंचे, ताकि हिमाचल की जनता जो आज त्रस्त है, जो परेशान है, जो शरणार्थी का जीवन जीने को आज बहुत से लोग मजबूर हैं, क्या उसका हल निकल कर आएगा, या फिर वही जो हमेशा होता रहा है, तकरार देखने को मिलेगी, वॉकआउट देखने को मिलेगा, बहस देखने को मिलेगी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल कर आएगा, जिसके लिए ये सेशन चलाया जा रहा है जनता के लिए? जैस्मिन, बिल्कुल उम्मीद तो की जाती है हर बार कि कुछ सार्थक इस चर्चा से निकलकर सामने आए जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन जैस्मिन, एक हकीकत ये है कि राजनीतिक दलों से नेता चुनकर आते हैं और राजनीतिक सदन में पहुंचते हैं, और ऐसे में राजनीति होना स्वाभाविक है। जैस्मिन, चाहे विषय कोई भी हो, चाहे आपदा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से ड्रग्स तस्करी बढ़ रही है, चिट्टे का प्रयोग हम कह सकते हैं, तमाम इश्यूज हैं, बेरोजगारी हैं, तमाम इश्यूज हैं। राजनीति जैस्मिन स्वाभाविक है। इन विषयों पे इन सभी विषयों पे विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, सरकार को नाकाम ठहराने की कोशिश करेगा, और सरकार चर्चा करने की कोशिश करेगी कि जो उन्होंने किया इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं, चाहे किसी भी सरकार की, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो। लेकिन ये हकीकत है कि इस बार मॉनसून सेशन हमेशा छोटा होता है, इस बार भी 7 दिन का मॉनसून सेशन है, और ऐसे में विषय बहुत अधिक होते हैं। हर दिन इस पूरे मॉनसून सेशन में हम 7 के 7 दिन हर दिन एक नया विषय देखेंगे। उस नए विषय के ऊपर विपक्ष की तरफ से लगातार काम रोको प्रस्ताव आ सकता है या फिर स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। तमाम प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आ सकते हैं जैस्मिन, और सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर क्या रुख रहता है, क्योंकि डिफेंस सरकार जरूर करेगी और इन तमाम इश्यूज के ऊपर, लेकिन इसके बीच में विपक्ष को घेरने की कोशिश भी सरकार की तरफ से होगी, क्योंकि केवल 9 महीने का समय हुआ है भाजपा को सत्ता से गए हुए हिमाचल प्रदेश में। तो ऐसे में सरकार की, पूर्व सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल खड़े करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी, और उसमें सबसे पहला जो हम कह सकते हैं हथियार है वो हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था सरकार की तरफ से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को पेट्रोल में सौंप दी है, और अब ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये लग रहा है कि इस सेशन में विपक्ष उस रिपोर्ट को ले ऑन कर सकता है और पूर्व सरकार के द्वारा खर्च की गई राशि के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने जो धनराशि खर्च की है वो प्रदेश की भलाई के लिए की है, चाहे वो प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश में टूर हो या फिर हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो, क्योंकि इन दोनों से ही हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इंप्रूव करने में सहायता मिली है। इन्वेस्टर मीट से जहां बल्क ड्रग फार्मा जैसे बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में आए हैं, वहां प्रधानमंत्री के हिमाचल टूर से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि संदेश पूरे देश में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है। तो विपक्ष की तरफ से दावे अपने हैं, वादे अपने हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भी तैयारी जैस्मिन पूरी है इस पूरे सेशन में। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये मॉनसून सेशन हंगामेदार रहने वाला है।
बिल्कुल राजेंद्र, विडंबना यही है कि ये जो सदन है ये जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, उनके मुद्दों का हल यहां से निकल सके उसके लिए बनाया गया है, लेकिन अमूमन हमने ये देखा है कि ये सदन राजनीति का शिकार हो जाता है और फिर नतीजा कुछ भी निकल कर नहीं आता। लेकिन इस बार उम्मीद ये जता रहे हैं कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, संवेदनशीलता बरकरार रखते हुए यहां पर जनता की मदद के लिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो हल के साथ रिजल्ट्स के साथ बाहर आएगा। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK अलर्ट पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।